हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर अप फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। ये आपका डीएससी का सब्जेक्ट है। बीबीएफआईए एंड बीएमएस दोनों में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। बीबीएफआईए में आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर के अंडर, बीएमएस में आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे सिक्स सेमेस्टर के अंडर। ठीक है। सो आपका एक कंफ्यूजन इसमें आ सकता है कि मैम सिलेबस क्या दोनों का सेम है? सो द आंसर इज यस, सिलेबस दोनों का क्या है? सेम है, राइट। सो देख लेते हैं सिलेबस। यूनिट नंबर 1 है आपकी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड मेजर इंस्टीट्यूशन के ऊपर। एज पर द दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आपका इसमें क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑफ द कंट्री। ये फैसिलिटेट करता है क्या? फ्लो ऑफ फंड किसके बीच में? सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। एंड ये इनेबल करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर में, राइट। सो ये क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। सो फाइनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, मार्केट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो क्या करती हैं? साथ में काम करती हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है ना वो काम कर पाए, राइट। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क है किसका? इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, मार्केट का जैसे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स का जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, एंड सर्विसेज का जैसे कि पेमेंट सिस्टम, रेमिटेंस, जो क्या करती हैं? वर्क टुगेदर करती हैं ताकि फैसिलिटेट कर पाए हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। समझ में आ गया, राइट। इन अदर वर्ड्स देख लेते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट, सर्विसेज जो फैसिलिटेट करती हैं क्या? फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन द इन्वेस्टर, सेवर, बोरोवर्स इन एन इकोनॉमी। सो दोनों में से जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लग रही है यू कैन डू इट। मीनिंग तो देखो सेम ही है, राइट। अब देखो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो मैं आपको बता देती हूँ फाइनेंशियल सिस्टम कैसे हमारा क्लासिफाइड है। अ बिट ऑफ देखते हैं। सो फाइनेंशियल सिस्टम अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले डिवाइडेड है ऑर्गेनाइज्ड में, ऑर्गेनाइज सिस्टम, एंड एक है आपका अनऑर्गेनाइज सिस्टम। अब एक चीज समझो, ऑर्गेनाइज सिस्टम एंड अनऑर्गेनाइज सिस्टम क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है ना वो रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड किससे है? गवर्नमेंट सेक्टर से, लाइक आरबीआई, सेबी एंड ऑल। अनऑर्गेनाइज सिस्टम में ना, अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम में कोई भी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज नहीं है जो इसको रेगुलेट कर रही हैं, जो इसको चला रही हैं। समझ रहे हो? सो ये चीज आ रही है, राइट। अब देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हम वन बाय वन करके जैसे धीरे धीरे आएंगे वो करेंगे। एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हमारी जो चीजें आती हैं वो हम धीरे धीरे करके देखते चलेंगे, राइट। आज समझते हैं ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया ये पार्ट है किसका? फाइनेंशियल सिस्टम का, जो कि रेगुलेट एंड सुपरवाइज्ड है किसके थ्रू? गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू, जैसे कि आरबीआई, सेबी, आईआरडी एक्सेट्रा, राइट। की फीचर्स क्या हैं कि लीगली एस्टैब्लिश्ड हैं ये इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हैं, अकाउंटेबल हैं, राइट। ट्रांसपेरेंसी तो रहती है बैंक्स में, देखो जो भी आपके ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो आपको पता होते हैं। एंड अगर कोई ट्रांजैक्शंस आपने नहीं किए, किसी और ने करी है, तो बैंक अकाउंटेबल है, बैंक जो है वो आंसर देगा। ऑफ सिक्योर एंड फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, ये सिक्योर है एंड ये फॉर्मल है, फॉर्मल वे में है बिकॉज ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसको रन कर रही है, राइट।
जैसे कि मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम के भी सब पार्ट्स हैं। तो सब पार्ट्स अब देखते हैं क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके बाद आपका आएगा फाइनेंशियल मार्केट, राइट। फाइनेंशियल मार्केट के बाद आप पढ़ोगे इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन आपके आएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। सो ये चार पार्ट्स हैं आपके, चार पार्ट आप याद कर लो कैसे फाइनेंशियल सिस्टम में। जो फाइनेंशियल सिस्टम की जो डेफिनेशन है ना, जो चार पार्ट्स हैं वो ही ऑर्गेनाइज के चार पार्ट है, ठीक है। और मेनली जो आपके सिलेबस में है ना वो है फाइनेंशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो ये ही हमें डिटेल्ड मैनर में पढ़ना है, बट मैंने आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन दे दिया है, राइट। सो मैं वीडियोस एंड लेक्चर ऐसे क्रिएट कर रही हूँ ना कि आपको कहीं और जाने की नीड ही नहीं है। एज पर दी सिलेबस हम ईच एंड एवरीथिंग कवर अप करके चलेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट क्या बताए थे हमने, फाइनेंशियल, बताओ पढ़ो, फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड फाइनेंशियल क्या इंस्टीट्यूशन, इसके बाद क्या फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके बाद क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। सो ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं किसके, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के। मेन हमारे यही है, राइट। वन बाय वन पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये इंटरमीडियरीज होती हैं जो क्या करती हैं, चैनलाइज करती हैं सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारी सेविंग्स होती है ना उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करती हैं, कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो बैंक हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है कि अगर आप सेविंग्स करोगे तो हम क्या करेंगे, 2% का इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप एफडी करते हो हमारे साथ तो हम आपको 6 to 7% का क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे ईयरली, एनुअली, राइट। सो ये क्या है, आपकी जो भी सेविंग्स है उसको इन्वेस्टमेंट में तो कन्वर्ट कर रहा है, राइट। सो ये इंटरमीडियरीज हैं जो क्या कर रही हैं, चैनलाइज कर रही हैं सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। इन अदर वर्ड्स दीज आर दी इंटरमीडियरीज जो फैसिलिटेट करती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच में, राइट। सो बोथ आर सेम, दोनों का देखो मतलब सेम ही है, वर्ड्स डिफरेंट है। अब देखो टाइप्स क्या है, टाइप्स देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं एंड लोन को प्रोवाइड करती हैं। मेजर रोल प्ले करती हैं किसमें, मॉनेटरी ट्रांसमिशन में, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस निभाते हैं। टाइप्स क्या हैं, हाँ सबसे पहले आता है आपका कमर्शियल बैंक, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा, ये सारे बैंक्स का नाम सुने। सो दीज आर दी बैंक्स जिनको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, राइट। इसके बाद आती है आपकी कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हम रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज में ये पाए जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम आरआरबी कहते हैं। इनका जो फोकस होता है ना वो रूरल डेवलपमेंट में होता है मेनली, ठीक है। सो ये टाइप्स पढ़ लिए हमने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के। इसके बाद देखते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, एनबीएफसीज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कोई भी बैंकिंग लाइसेंस को होल्ड नहीं करती है, डू नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस, लेकिन ये प्रोवाइड करती है सिमिलर सर्विसेज को। सेम लोन भी ऑफर करेंगे, क्रेडिट भी देंगे, लीजिंग भी देंगे, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है जी। जैसे कि बजाज फाइनेंस, सुना है ना, लोन मिलता है बजाज फाइनेंस से। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी नाम सुना है हमने। सो ये सारी क्या है, लोन प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद देखोगे तो आपका क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम डीएफआईएफ भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को। एग्जांपल नाबार्ड, ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में फोकस करता है। एसआईडीबीआई ये स्मॉल इंडस्ट्रीज पे करता है। एक्सिम बैंक ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड है। एनएचबी जो है वो हमारा हाउसिंग में करता है, ठीक है। इसके बाद है आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, ये क्या करती हैं, ये रिस्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं,
ठीक है, एंड मोबिलाइज करती है हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स को, जैसे कि LIC, ICICI प्रूडेंशियल्स, SBI लाइफ। सो ये सारी क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इनका फंक्शन क्या है, इन सभी का फंक्शन क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन क्या है, ठीक है, टोटल जो भी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो हमने पढ़ा उसका फंक्शन क्या है, सेविंग्स को मोबिलाइज करना, लोन प्रोवाइड करना एंड एडवांसेस, फैसिलिटेट करना इन्वेस्टमेंट को एंड क्रेडिट क्रिएट करना। फाइनेंशियल मार्केट सेकंड है आपका क्या, फाइनेंशियल मार्केट। ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है किसकी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन सब चीजों की। या फिर प्लेटफॉर्म और अरेंजमेंट है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है। दोनों का मतलब एक ही है। जो भी आपको अच्छी लग रही है डेफिनेशन, यू कैन राइट इट डाउन। टाइप कितने टाइप का है, दो टाइप का, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में। ठीक है, कैपिटल मार्केट में भी आपकी दो मार्केट आती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मनी मार्केट। सो मनी मार्केट जो है वो डील करती है शॉर्ट टर्म फंड्स में अप टू 1 ईयर या फिर विद इन ईयर। मनी मार्केट किस में डील करती है, शॉर्ट टर्म फंड्स में जो कि 1 साल से कम में होती हैं। ये सबसे ज्यादा लिक्विड होती हैं, ये लो रिस्क होती है, मतलब इजी टू कन्वर्ट इन कैश, एंड सबसे ज्यादा रिस्क इसमें कम होता है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कमर्शियल पेपर होता है, कॉल मनी होते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि मनी मार्केट में हम वो देखने को मिलते हैं। पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन होते हैं, RBI, बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सारे इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसके बाद आता है आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है वो डील कर रहा है किसमें, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में जो कि 1 साल से ज्यादा की हैं, यानी कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सब डिवाइडेड है किसमें, प्राइमरी में एंड सेकेंडरी में। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें जो शेयर्स है ना वो न्यूली इशू किए जाते हैं IPO के थ्रू। जैसे कि सेकेंडरी मार्केट में इन्हीं शेयर्स को क्या करते हैं हम क्या करते हैं, रीट्रेड करते हैं, मतलब दोबारा से उन्हीं को ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जो इशू हो चुकी है उन्हीं को दोबारा से ट्रेड करना। रेगुलेट किसके द्वारा होती है, सेबी के द्वारा। एक्सचेंज किसके द्वारा होती है, BSE एंड NSE के द्वारा है। सो ये दो ही मेन है, एक्सचेंज NSE एंड BSE, जो कि इंडिया में ऑपरेट करते हैं, मेन जो है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको हम फॉरेक्स भी कहते हैं। फॉरेक्स जो है ये फैसिलिटेट करता है करेंसी ट्रेडिंग को। मैनेज किसके थ्रू है, RBI, एंड रेगुलेट किसके थ्रू है, FEMA। ठीक है, फॉरेक्स सुना होगा ना, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स। इसके बाद है आपका डेरिवेटिव मार्केट। ये ट्रेड करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि फ्यूचर, ऑप्शंस, यूज्ड है किसमें, हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन में। इनके फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, सबसे पहले प्राइस डिस्कवरी करना, लिक्विड प्रोविजंस करना या फिर फंड्स को चैनलाइज करना, ये सारे फंक्शंस हैं। इसके बाद देखोगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या काम करते हैं, ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसके बीच में, पार्टीज के बीच में, जो रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल एसेट्स को और लायबिलिटीज को। कॉन्ट्रैक्ट या फिर डॉक्यूमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक लीगल एग्रीमेंट, जिसमें क्या है, मनी वैल्यू जो है वो इन्वॉल्व है। इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, राइट। सबसे पहले आता है इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये सारे क्या हैं, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। डेरिवेटिव्स में क्या है, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, कन्वर्टेबल डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर विद ऑप्शंस। फंक्शन क्या है कि इसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और रिस्क भी ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड, इसके बाद है आपका फोर्थ में फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दीज आर दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ताकि क्या हो पाए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितनी भी है वो चल पाए। These are the services provided by financial institution to facilitate the financial transaction and resource mobilization.
की फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है इसमें? फंड को मैनेज करना, लीज और हायर परचेज करना, क्रेडिट रेटिंग करना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना, वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सर्विसेज, एसेट सिक्योराइजेशन। तो ये सारी क्या है? ये काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है जो हमें मिलती हैं। फंक्शंस क्या है? इम्प्रूव करना एफिशिएंसी फाइनेंशियल सिस्टम की, फैसिलिटेट करता है इनोवेशन में, एनहांस करता है कस्टमर की कन्वीनियंस में। सो ये सारी क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज के फंक्शंस हैं। सेकंड है आपका ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। तो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? ये इनफॉर्मल पार्ट है किसका? फाइनेंशियल सिस्टम का, जो ऑपरेट कर रहे हैं विदाउट रेगुलेशन। कुछ भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा है इनको फ्रॉम एनी सेंट्रल अथॉरिटी। की फीचर्स क्या हैं? बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ये ट्रस्ट पे बेस्ड है, एंड इनफॉर्मल जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। कोई भी इनका स्टैंडर्ड रूल या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ऑफन चार्जेस हाई इंटरेस्ट रेट। इसमें कंपोनेंट आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे? मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है, जो ट्रेडिशनली विलेज में मनी लेंडर्स होते हैं ना, उनको ले लो। वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हाई रेट्स लेते हैं, तभी वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, एंड एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत ज्यादा अगर आप नहीं पे कर पाते हो, राइट। इंडिजीनियस बैंकर्स, ये कंबाइन करती हैं बैंकिंग विद मनी लैंडिंग, राइट। फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, किसी पार्ट्स में, जैसे कि मारवाड़ी, क्षेत्रीय, तो कुछ पार्ट्स में ही ये मिलेंगे हमारे। चिट फंड्स, निधिस, ये क्या है? ये रोटेटिंग सेविंग स्कीम्स हैं, एंड ये साउथ इंडिया में ही फाइंड होती है। इसके बाद लोकल ट्रेडर्स होते हैं या फिर लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को एंड स्मॉल बिजनेसेस को। प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो कि अनरजिस्टर्ड होती हैं, जैसे कि ऑपरेट करती हैं आरबीआई के कंट्रोल के बाहर, एंड इसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज में। इसके बाद आपके पॉन ब्रोकर एंड गोल्ड लैंडर्स, जो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं लोन अगेंस्ट दी पर्सनल एसेट, मेनली गोल्ड में। ठीक है, तो क्या है? ब्रोकर्स हैं। इसके बाद क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ताकि हम रिड्यूस कर सके जितने भी ये अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस चल रहे हैं ना वो। तो क्या क्या स्कीम चलाई है? जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई है, जिसमें सभी के बैंक अकाउंट्स हो सके, ठीक है, सभी अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। डिजिटल इंडिया एंड यूपीआई, जिससे क्या हो? फॉर्मल पेमेंट्स हो। मुद्रा लोन चलाई गई, ताकि क्या कर सके? माइक्रो, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, छोटे छोटे, इनको सपोर्ट किया जा सके। फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम किए गए ताकि सभी पढ़ लिख सके, सभी फाइनेंशियल एजुकेट हो सके। फॉर्मलाइजेशन और एमएसई वाया उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद देखो कंपैरिजन क्या है ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक फाइनेंशियल सिस्टम में, देख लेते हैं। रेगुलेशन देख लेते हैं, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू गवर्न है, ये कोई भी बॉडीज के थ्रू रेगुलेटेड नहीं है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं? तो इसमें बैंक्स, एनबीएफसी, डीएफआईएस, इसमें क्या है? मनी लेंडर्स, ट्रेडर, चिट फंड्स, ये सारी चीज इसमें इन्वॉल्व है। ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत ज्यादा होती है, ये फॉर्मल अकाउंटिंग इसमें होती है। अनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा लो रहता है ट्रांसपेरेंसी, एंड इनफॉर्मल रिकॉर्ड्स रहता है। इंटरेस्ट रेट इसमें रेगुलेटेड होता है, ये मार्केट लिंक के अकॉर्डिंग इसमें चार्ज होता है। इसमें आर्बिट्री होता है, एंड इसमें सबसे ज्यादा हाई ही देखने को मिलता है, बिकॉज मन मर्जी चलती है। इसके बाद एक्सेसिबिलिटीज क्या है? ये अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा पाया जाता है, एंड अनऑर्गेनिक जो है ये रूरल एरियाज में पाया जाता है। लीगल रिसोर्सेज क्या है? कि बोरोवर्स प्रोटेक्टेड होते हैं इसमें, यहाँ पे जो है बोरोवर्स जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं लीगली। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे जो है मैंडेटरी हो जाता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, बिकॉज ये सारी चीज चलती हैं ट्रस्ट के बेस पे। इसके बाद इंटरलिंकेज क्या है?
जितने भी कंपोनेंट्स है ना वो इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी ट्रेड किए हैं मार्केट में, फाइनेंशियल सर्विसेज सपोर्ट करती हैं एफिशिएंट फंक्शनिंग को, रेगुलेटर इंश्योर करते हैं सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी को। तो जितने भी कंपोनेंट्स है ना सारे के सारे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करेगा मार्केट में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो ट्रेड किस में होंगे, मार्केट में। जितनी भी सर्विसेज है कहाँ प्रोवाइड करोगे, एफिशिएंट फंक्शनिंग में ही तो प्रोवाइड करोगे, चाहे मार्केट के अंदर हो चाहे इंस्टीट्यूशन के अंदर हो। रेगुलेटर इंश्योर करेगा सब कुछ सिस्टमैटिक मैनर में चल रहा है कि नहीं चल रहा। रोल क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, कि सबसे पहले सेविंग्स को मोबिलाइज करना, पीपल को इंकरेज करना ताकि वो सेव करें, इन्वेस्ट करें, कैपिटल को फॉर्म करने में, कन्वर्ट करना सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंटली एलोकेशन कर पाओ रिसोर्सेज का, फंड्स फ्लो टू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, जितने भी फंड है वो फ्लो कर पाए उसके मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में। फाइनेंशियल इंक्लूजन होना, लाइक एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू रूरल एंड अर्बन एरिया, सपोर्ट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्रोवाइड करना फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर को। की फीचर्स क्या हैं आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, देख लेते हैं। की फीचर्स ये हैं कि यहाँ पे डाइवर्स इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स को ले लो, एनबीएफसी को ले लो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। ड्यूअल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर यहाँ पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। रेगुलेटेड एनवायरनमेंट रहता है हमारा, बिकॉज सुपरवाइज्ड है इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई, सेबी, इन सब के थ्रू। टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज ग्रोथ फिनटेक की बहुत ज्यादा हुई है, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल लेंडिंग, इन सब में हम डील कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं और चीजें चल भी रही हैं। यूपीआई कितना ज्यादा हमारा चलता है। इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम किसमें, ग्लोबल मार्केट में। कैपिटल फ्लो, एफडीआई, एफपीआई, लिंक होना इंडियन मार्केट्स का विद दी वर्ल्ड। तो ये क्या है, फीचर्स है फाइनेंशियल सिस्टम के। चैलेंजेस क्या है फाइनेंशियल सिस्टम के, कि ये हाई लेवल ऑफ एनपीएज है बैंक्स के अंदर, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन फील होती है रूरल एरियाज में, हर जगह रूरल एरियाज में बैंक्स नहीं होते। रेगुलेटरी है, ओवरलैप होते हैं, गैप्स भी आते हैं इसमें। साइबर सिक्योरिटीज एंड डेटा प्राइवेसीज का बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है कि भाई अकाउंट में पैसे हैं, पता नहीं चोरी ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, साइबर अटैक आ जाए, किसी ने हैक कर लिया आपकी आईडी। इनफॉर्मल एंड अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। कहते हैं अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई, आईएमपीएस, एईपीएस की ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपकी पीएम जनधन योजना, आधार कार्ड बेस्ड सर्विसेज। बैंकिंग रिफॉर्म्स में क्या देखने को मिला है, कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंसोलिडेट्स हो गए। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का बदलना 2016 में। जीएसटी प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन लेना, राइज करना किसका, फिनटेक का एंड एनबीएफसीज का। इनोवेशन इन क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का, कितनी ज्यादा कंपनीज अब क्रेडिट प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो ये सारी क्या है, रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, राइट। सो अब आपका टॉपिक है मेजर रिफॉर्म्स इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम लास्ट डिकेड। सो लास्ट डिकेड्स में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। सो चेक करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है आपका पेमेंट बैंक्स, जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे कब, 2015 में। ठीक है, देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड क्या हुआ इनका, कि इन 2014 द आरबीआई फॉर्म्ड अ कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर Nachiket More to explore financial exclusion and suggest innovations in the banking sector. The committee recommended the creation of payment banks, a new model of a bank aimed at service unbanked and underbanked section of the society. So 2017 में आरबीआई ने क्या करा, एक कमेटी को फॉर्म किया जिसके जो हेड थे कौन थे, डॉक्टर नाचिकेत मोर थे, जो क्या करते थे, एक्सप्लोर करते थे फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए एंड सजेस्ट करते थे जो भी इनोवेशंस आएंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ठीक है, कमेटी ने रिकमेंड किया क्या, कि पेमेंट बैंक्स होने चाहिए,
न्यू मॉडल होगा बैंक का, जिसका एम का रहेगा, सर्विस का रहेगा, ठीक है, अनबैंक एंड अंडर बैंक सेक्शन के अंदर जो भी सोसाइटी के अंदर होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? ये स्पेशल कैटेगरी होती है बैंक्स की, जो कि करेगी, एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट को, लिमिट होगी लेकिन इसकी क्या, 2 लाख, बट कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स, लेकिन ये लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते हैं। ये एम करेंगे एट लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल बैंकिंग टू डिलीवर बैंकिंग सर्विसेज टू रिमोट एंड रूरल बैंक्स। सो यही चीज है कि पेमेंट बैंक, आज जो हम यूपीआई चला रहे हैं ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ पेमेंट बैंक, राइट। सो इसके अंदर हम डिपॉजिट तो करते हैं अंडर 2 लाख, बट लेकिन ये जो चीज है कि ये लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो यही चीज था कि एम हुआ लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल बैंकिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैंकिंग सर्विसेज जो है वो रिमोट हो पाई, कहीं पे भी आज आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर सकते हो घर बैठे बैठे, एंड रूरल एरियाज में भी। की फीचर्स क्या है यहाँ पे? की फीचर्स ये है कि एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट अप टू 2 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर, इशू कर सकता है डेबिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं अलाउड है। ऑफर करता है रेमिटेंस एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को। रिक्वायर्ड होता है टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% ऑफ देयर डिपॉजिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। सो इट इज रिक्वायर्ड कि आप क्या करो, 75% जो डिपॉजिट्स होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगती हैं। अलाउ करता है टू डिस्ट्रीब्यूट थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सब भी आप ले सकते हो। ये ऑपरेट करता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एक्सेस पॉइंट्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ व्हाट, पेमेंट बैंक्स। मेजर प्लेयर्स कौन आता है इसमें? जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक सबसे ज्यादा चलता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको आईपीपीबी भी कहते हैं, फाइनो पेमेंट बैंक जैसे कि एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक्स एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, राइट। अब घर बैठे बैठे भी कहीं से भी सर्विसेज आप उसकी ऑप्ट कर सको। रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन कैश, कि अगर आपके पास आज कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो एंड यू आर डन। प्रोवाइड करते हो बैंकिंग सर्विसेज टू माइग्रेट द लेबरर, स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड। एंकरेज करता है डिजिटल एंड मोबाइल बेस्ड ट्रांजेक्शंस को। क्या इसके इम्पैक्ट आता है? इम्पैक्ट ये आता है कि भाई एक्सपैंडेड बैंकिंग एक्सेस हो गया है सभी के पास, चाहे वो रूरल में है चाहे सेमी अर्बन एरियाज में हो। बूस्ट कर रहा है हमारी डिजिटल लिटरेसी की, बिकॉज सब लोग जो है ना उनको एजुकेटेड हो रहे हैं डिजिटल पेमेंट से, सबको पेमेंट करनी आ रही है, सब कुछ सिखा रहे हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है, एंड मोबाइल पेमेंट्स को कैसे यूज करते हैं। तो क्या है, डिजिटल लिटरेसी तो आ रही है आपको। कंप्लीमेंट्री एंड अदर स्कीम्स लाइक जनधन योजना, आधार, डिजिटल इंडिया। सो ये क्या है, ये अदर गवर्नमेंट स्कीम्स है जो इसकी वजह से क्या हो पाया, डिजिटली हो पाई। फेस करें हमने कुछ लिमिटेशन, जैसे कि लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेंडिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड लो मार्जिन। तो देखो यहाँ पे ये हमारा आ जाता है बिकॉज बैंक्स ना यहाँ पे लेंडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनके पास इंटरेस्ट जो है उनको कमाने का मौका नहीं मिल रहा। तो इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल आइडिया, but yes, it's a growthable idea, right? Everybody can use banking services due to that. सेकेंड है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2017 के अंदर। बैकग्राउंड क्या है इसका कि देखो, जीएसटी से पहले ना इंडिया के पास एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, किसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जिसको हम वैट कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, सर्विस टैक्स था, ऑक्टरी एंट्री टैक्स, मतलब दुनिया भर के तरह तरह के टैक्सेस थे, ठीक है, जिसके बारे में तो देखो नॉलेज भी नहीं होती। अब क्या है, ये सारे कंपाइल होके ना एक सिंगल फॉर्म में है जिसको कहते हैं जीएसटी, एंड एवरीबडी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, ठीक है। आपको तरह तरह वैट, एक्सरसाइज, ये सब इतनी सारी ड्यूटीज याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप इन सिंगल फॉर्म में, जीएसटी इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कितना परसेंट जीएसटी हमारे कौन से प्रोडक्ट में लगना चाहिए, वी ऑल नो दैट, लेकिन ड्यू टू दैट कॉम्प्लेक्सिटी हमें तो नॉलेज ही नहीं होती इससे ज्यादा, तो हम क्या कर देते हैं, भाई जितना तूने लगा दिया चल ठीक है, ठीक ही होगा। एंड जीएसटी के खिलाफ हम अवेयर है कि भाई कितने परसेंट का जीएसटी कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, एंड वी कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट दैट अगर कोई भी जीएसटी ज्यादा लेता है तो, राइट। सो ये देखो हमारा पहला क्या है, पहला इसमें प्लस पॉइंट है, दीज आर लिव्ड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों करती है। रिजल्ट क्या करता है, टैक्स के सेटिंग इन एफिशिएंसी, कंप्लायंसेस की चैलेंजेस आते हैं इसमें थोड़े बहुत। डेफिनेशन क्या है, जीएसटी क्या है, ठीक है। तो देखो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया आपको।
डेफिनेशन देख लेते हैं कि जीएसटी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सब किस पे लगती है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही हैं तो उस पे जीएसटी लगता है। It is submerged most indirect tax under a single tax structure as I explained you above. स्ट्रक्चर क्या है इसका, सबसे पहले लगता है आपका सेंट्रल जीएसटी जिसको हम सीजीएसटी कह देते हैं। ये किसके द्वारा होता है, ये कलेक्ट किया जाता है सेंटर ऑन इंस्ट्रा स्टेट सेल के ऊपर लगता है, इंट्रा स्टेट जब होता है आपका। स्टेट जीएसटी होता है एसजीएसटी, जब ये कौन करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऑन इंट्रा स्टेट सेल के अंदर। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, ये कलेक्ट करती है सेंटर ऑन इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, ये सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है आईजीएसटी को। तो बेसिकली सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी को ही हम सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी को ही हम आईजीएसटी कह देते हैं सिंगल टेक्स्ट में। ठीक है, सीजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल। स्टेट जीएसटी कौन कलेक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है स्टेट। एंड आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, सेंटर। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। टैक्स स्लैब्स क्या है हमारे, टैक्स स्लैब्स क्या है कि हमारे मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं, 0% का है, 5% का है, 12% का, 18% का, एंड लास्ट 28% तक का हमारा टैक्स लगता है। तो यहाँ पे कुछ लग्जरी गुड्स हैं या फिर सिन गुड्स हैं जिसमें एडिशनल टैक्सेस भी लगते हैं, बहुत ज्यादा एडिशनल टैक्सेस लगते हैं। सो अब है आपका की फीचर्स। की फीचर्स क्या है यहाँ पे, दैट इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम आईटीसी भी कहते हैं, ये मैकेनिज्म है एक तरह का जिससे क्या होगा, अवॉइड होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। जीएसटी नेटवर्क जिसको हम जीएसटीएन कहते हैं, फॉर ई फिलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग रहता है। जीएसटी लोग मतलब ऑनलाइन भी फिल करते हैं जो भी बिजनेसेस में होते हैं टैक्स रेट्स। मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेसेस अबव थ्रेशोल्ड टर्नओवर, राइट, जिनका भी थ्रेशोल्ड टर्नओवर से ऊपर है उनको मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन करना अपना। ई वे बिल्स फॉर ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सारी चीज करना है। इसके बाद है बेनिफिट। बेनिफिट क्या है, यूनिफाइड मार्केट होती है इसकी अक्रॉस द इंडिया, रिड्यूस्ड लॉजिस्टिक एंड कंप्लायंसेस कॉस्ट करता है आपकी, इंक्रीज्ड टैक्स कंप्लायंसेस एंड फॉर्मलाइजेशन होता है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रहती है बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, एंड ये हेल्प करता है टू वाइडन द टैक्स बेस एंड इंप्रूवमेंट रेवेन्यू कलेक्शन। राइट, चैलेंजेस देख लेते हैं इसके अंदर। चैलेंजेस क्या क्या हैं, इनिशियल टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं जीएसटीएन पोर्टल के अंदर। कॉम्प्लेक्सिटी तो देखो है ड्यू टू मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, बिकॉज देखो आपका ना किसी में 5% लग रहा है, किसी में 8% लग रहा है, किसी में 12% लग रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स कि कौन सा गुड्स है उसके बेसिस कितना टैक्स रेट चलना चाहिए, लाइक दिस। कंप्लायंसेस बर्डन रहता है स्मॉल बिजनेस के ऊपर कि उनको फाइल करनी पड़ती है। फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं रूल्स के अंदर जिसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, हमेशा यही डाउट में रहता है कि किस गुड्स पे कितना परसेंट का जीएसटी लगना चाहिए। राइट, कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि रियल एस्टेट, पेट्रोलियम, उसमें स्टिल आउटसाइड द जीएसटी एडमिशन होती है। राइट, एडमिट होते हैं वो। इसके बाद है इनोवेशन रेमिटेंस सर्विसेज, 2016 के ऑनवर्ड्स ये चीज आई थी। बैकग्राउंड क्या है इसका कि इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस कौन है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, है इंडिया। राइट, सो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ रेमिटेंस इन केस ऑफ बोथ डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। कंट्री जो कि रैपिड ग्रोथ दिखा रही है डिजिटल इंफ्रा में पोस्ट 2014 के बाद, विद इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया, आधार, जन धन योजना। तो हमारी कितनी सारी सर्विसेज है 2014 के ऑनवर्ड जो कि ऑनलाइन आई हैं, राइट, डिजिटली आई हैं, डिजिटली प्रमोट हुई हैं, जन धन योजना, आधार, डिजिटल इंडिया, लाइक दिस। ठीक है, की डेवलपमेंट्स क्या है, यूपीआई सबसे बिगेस्ट हमारी क्या है डेवलपमेंट है। लॉन्च कब हुई थी, 2016 में लॉन्च हुई थी। डेवलप किया था बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। इसने क्या करा था, अलाउ किया था रियल टाइम 24/7 ये चलता है पीर टू पीर एंड मर्चेंट पेमेंट यूजिंग मोबाइल एप्स। आप देखते हो ना यूपीआई चलाते हो ना, किसी भी टाइम पे, चाहे रात के 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, आप खटाक से पेमेंट कर सकते हो। राइट,
सो यही चीज पॉसिबल हो पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ यूपीआई। अदरवाइज आपको बैंक्स की लाइन लगानी पड़ती है लंबी, देन आप चेक साइन करते हो, डिपॉजिट विड्रॉल हर चीज के अलग अलग तरीके के फॉर्म फिल करते हो। नाउ यू आर जस्ट अवे फ्रॉम अ सिंगल क्लिक। यूसेस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसको हम वीपीए भी कहते हैं, ये एलिमिनेट करता है नीड फॉर बैंक डिटेल्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, यूपीआई हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रांजैक्शन जो भी क्रॉस करती है 18 लाख करोड़ पर मंथ एज ऑफ 2025, सपोर्ट बाय एप्स लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजोन पे। सपोर्ट करता है ऑटो पे भी, यूपीआई लाइट, यूपीआई क्रेडिट लाइन फीचर्स के थ्रू। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये क्या होता है? इनेबल करता है ट्रांजैक्शन यूजिंग अ बायोमेट्रिक ऑथेंटिक थ्रू माइक्रो एटीएम्स। यूजफुल है इन रिमोट एरियाज जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी आप पैसे को लेन देन कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस क्या है? इंडिया जो है वो इंडिया इज वर्किंग विद कंट्रीज लाइक यूएई, सिंगापुर, नेपाल, भूटान टू इनेबल द रियल टाइम इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट्स। कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है टू स्विफ्ट एंड ट्रेडिशनली वायर ट्रांसफर भी है। तो इंडिया अभी काम कर रहा है इस चीज पे कि हमारा जैसे यूपीआई में सिस्टम है वैसे ही हम इंटरनेशनल भी कर लें, like a UPI payments to enable real time international UPI payments। बेनिफिट क्या है इससे कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मिलती है रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन को, इंक्रीज करता है ट्रांसपेरेंसी को, रिड्यूस करता है ब्लैक मनी को, बिकॉज देखो एवरीथिंग इज डिजिटली एंड गवर्नमेंट कैन टेक द थिंग्स, मतलब इजीली वो उस पर क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है चीजों को। तो ब्लैक मनी देखो यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाती है, बिकॉज आपकी बैंक डिटेल्स देखो उनके पास होती है, बैंक डिटेल्स में जितनी ट्रांजेक्शन हो रही है अगर वो एक्सीड करेगी लिमिट को तो देन दे विल डेफिनेटली चार्ज अ टैक्स अगेंस्ट दैट। मैसिव रिडक्शन होना ट्रांजेक्शन कॉस्ट में, एंड डेमोक्राइज्ड एक्सेस होना टू बैंकिंग एंड पेमेंट्स में। ये सारे क्या है? बेनिफिट्स है। जहाँ बेनिफिट्स होते हैं वहाँ चैलेंजेस देखो होते ही हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड रिस्क देखो रहता है, डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी रहती है, नहीं हो पाएगा तो फिर यूपीआई से पेमेंट क्यों ना कर पाओगे। डिजिटल लिटरेसी गैप्स आते हैं रूरल एरियाज में, काफी ज्यादा लोग हैं जिनको क्या है अभी पता ही नहीं है कि यूपीआई को यूज कैसे करना है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, वो अभी भी अवेयर नहीं है, एंड मोस्टली रूरल एरियाज में ही है। आई डोंट थिंक कि अर्बन में, मतलब रेशियो कम है, देखो अर्बन में इतनी ज्यादा रेशियो नहीं है जिनको नॉलेज ना हो इन सब चीजों के। इसके बाद है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि 2016 में ही आया था। बैकग्राउंड क्या है इसका कि ये प्रायर है टू आईबीसी। इंडिया के पास मल्टीपल फ्रेगमेंटेड लॉ थे जो डील करते थे इंसॉल्वेंसी को, जैसे कि सरफेसी, जिसको हम कंपनीज एक्ट, ईटीसी, बहुत सारे एक्ट थे जो ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के जो केसेस थे उनको डील करते थे। लीगल डिलेज आते थे इसमें बहुत ज्यादा, एंड लैक ऑफ यूनिफाइड फ्रेमवर्क था, बिकॉज अलग अलग चीजों के देखो अलग अलग फ्रेमवर्क होंगे, सिंगल नहीं होता था। जैसे जीएसटी केस में था ना, वैसे ही इसमें भी है कि बहुत सारे अलग 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 लॉ थे इसके लिए, और जिसकी वजह से बहुत लंबा टाइम लगता था रेजोल्यूशन में, एंड लो रिकवरी रेट्स थी फॉर क्रेडिटर। कभी होते थे रिकवर, कभी नहीं भी होते थे इतने लंबे टाइम के बाद भी। ग्रोइंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम एनपीएस भी कहते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, नेसेसिटी है अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क। तो इन्हीं सब रीजनों की वजह से हमारा आईबीसी का कोड लाया गया। ये क्या है? सिंगल फ्रेमवर्क है, एंड सभी के सभी जितने भी केसेस हैं इंसॉल्वेंसी के ये अकेला देखेगा। ठीक है, जैसे जीएसटी का क्या था सेम वैसे ही आईबीसी है। कंसोलिडेट एंड अमेंडेड लॉ रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोवाइड करता है टाइम बाउंड रेजोल्यूशन। देखो सबसे ज्यादा इशू यही था कि टाइम नहीं पता होता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अब इसमें क्या है कि फिक्स्ड है कि 180 डेज के अंदर, और मैक्सिमम जो रहता है वो 270 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। इसके अंदर अंदर देखो आना ही है, जो भी डिसीजन है कोर्ट की तरफ से वो आना ही है, राइट। फॉर कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को, एंड बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। इससे क्या होता है क्रेडिटर ना इजीली ट्रस्ट कर पाते हैं। अगर चलो 1% नहीं भी दे पाया सामने वाला तो क्या करेगा? वो रिकवर कर लेगा थ्रू आईबीसी।
एंड उसको टाइम फ्रेम सारी गाइडलाइंस पता है, तो ट्रस्ट एक इंक्रीज हुआ लोगों का आपस में। और जिसने क्या करा, बिजनेस में क्रेडिट लेंडिंग की जो फैसिलिटी है ना और ज्यादा इंक्रीज कर दी, राइट। की फीचर्स क्या है, ये अप्लाइज टू इंडिविजुअल कंपनीज, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, जो भी है सभी चीज में ये आईबीसी वर्क करेगा। टाइम बाउंड क्या है कि 180 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आना है, एंड एक्सटेंडेबल है टू 270 डेज, इससे ज्यादा डिले नहीं रहेगा। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं यहाँ पे, जो भी करते हैं डेटर्स के अफेयर को चेक करते हैं, राइट। कमिटी कमिटी ऑफ क्रेडिटर होते हैं, जो क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसेस, कुछ भी चीज इधर से उधर तो नहीं हो रही, ठीक है। इफ अ रेजोल्यूशन फेल, अगर रेजोल्यूशन जो है वो फेल हो जाता है तो उसको लिक्विडेशन जाना पड़ता है, मतलब कंपनी को बंद करना पड़ता है, जितने भी एसेट होते हैं उसको बेच बाच के खत्म करके क्रेडिटर के सबके उधार चुका के कंपनी विल बी डिसॉल्व। आर्जिगेटिंग अथॉरिटीज होती हैं इसमें, कौन कौन होती हैं, एनसीएलटीज होती हैं फॉर कंपनी एंड डीआरटी होती है फॉर इंडिविजुअल, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी ऑर्जिगेटिंग अथॉरिटी होती है वो एनसीएलटी होती है एंड डीआरटी रहती है। एनसीएलटी किसका केसेस हैंडल करती है, कंपनीज के, डीआरटी किसके केस हैंडल करती है, इंडिविजुअल्स के। एंड ये ओवरसी किसके बाय में रहता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे जो बैंक्स होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं, आरबीआई के अंडर होते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेम विद दैट कौन करता है इसको गवर्न, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, ठीक है। सो काइंड ऑफ ये रेगुलेटरी बॉडी है। पॉजिटिव आउटकम्स क्या है कि इसने इंप्रूव करा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, रैंकिंग 130 इन 2016 टू 63 इन 2020। दीज आर दी मेजर चेंजेस, राइट। एंड आप नोटिस कर रहे हो कि ये सारे काम ना 2014 के बाद ही इतने डेवलप में हुए इंडिया के डेवलपमेंट में, राइट। सो मतलब द गवर्नमेंट हैज डिड अ वेरी गुड इन इंटरनेशनल लेवल आल्सो एंड डोमेस्टिक लेवल आल्सो। मतलब इंडिया ने प्रोग्रेस तो देखो किया है बहुत ज्यादा, इन रैपिड ग्रोथ रही है हमारी, रैपिड, चाहे डिजिटली लेके देख लो चाहे आप वैसे लेके देख लो। रिड्यूस करा एवरेज रेजोल्यूशन टाइम टू 4.3 इयर्स टू अंडर 1 ईयर सक्सेसफुल केसेस। इंक्रीज करा हमारा क्रेडिटर को कॉन्फिडेंस एंड लोन की रिकवरी रेट्स को। मेजर जो केसेस रिजॉल्व हुए जैसे कि भूषण स्टील का, एसआर स्टील का, एक्सेट्रा, एंड वैसे बहुत सारे केसेस होंगे जो सॉल्व हुए हैं, राइट। चैलेंजेस क्या है इसमें, डिले ड्यू टू कोर्ट इंटरवेंशन या फिर अपील के केसेस में डिले देखो होता है। कई लोग जो है वो आईबीसी की जो भी ऑब्जुगेटिंग अथॉरिटीज के डिसीजंस होते हैं उनसे देखो सेटिस्फाइड नहीं रहती हैं कुछ कंपनीज, तो वो क्या करती हैं, फर्दर अपील करती हैं कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड लाइक दिस। एंड कोर्ट का आपको सिनेरियो पता ही है, ठीक है। सो डिले होते हैं ड्यू टू दैट, नॉट ड्यू टू आईबीसी में तो देखो फिक्स्ड है कि 180 से 270 डेज के अंदर आपका रिजल्ट देखो आएगा ही आएगा, चाहे नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए, बट आएगा, राइट। ओवर बर्डन होती है एनसीएलटी कभी कभार, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड आईआरपीज है, उनके पास प्रोफेशनल्स की कमी है। अब्यूज ऑफ द लॉ बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड डेटर टू डिले द पेमेंट, ठीक है। तो समटाइम्स अब्यूज किया जाता है लॉ का ऑपरेशनल क्रेडिटर के थ्रू, डेटर के थ्रू डिले पेमेंट्स में। नीड होती है बेटर कोऑर्डिनेशन की विद अदर रेगुलेटर्स एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर, राइट। ये सारे चैलेंजेस थे। इसके बाद एक ही समरी में सारे के सारे जो भी हमारे लास्ट डिकेड्स में जो मेजर रिफॉर्म्स हुए ना, उसकी एक समरी बनाई है मैंने, समरी टेबल, ताकि आपको ना रिवीजन थोड़ा एक बार सारे के सारे देख लेते हैं। पेमेंट बैंक्स का हुआ सबसे पहले, इसके बाद जीएसटी पढ़ी हमने, इसके बाद रेमिटेंस इनोवेशंस जो भी हुई थी यूपीआई एप्स के थ्रू, थर्ड, एंड फोर्थ हमारा हुआ था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ईयर याद रखना, पेमेंट बैंक कब आया था 2015 में, जीएसटी कब आई थी 2017 में, रेमिटेंस एंड इनोवेशन कब आया था 2016 ऑनगोइंग में, बैंक्रप्सी कब आया था 2016 में। ऑब्जेक्टिव क्या था पेमेंट बैंक का, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था भाई, जितने भी जो हमारे डोमेस्टिकली चल रहे हैं बैंक्स के अंदर अभी, मतलब ऑफलाइन चल रहे हैं, उनको हमें क्या करना था, इंक्लूड करना था थ्रू डिजिटल, ठीक है। एंड जो एरियाज अभी बैंक्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं उनको यूपीआई के थ्रू हमें क्या करना है, जोड़ना है बाय स्मॉल सेविंग एंड डिजिटल पेमेंट्स। इम्पैक्ट कहाँ पे आया, इसने क्या करा, रूरल बैंकिंग को इंक्रीज करा एंड रेमिटेंस को इंक्रीज करा। जीएसटी ने क्या करा, यूनिफाई करे इनडायरेक्ट टैक्स को, जितने भी हमारे मतलब तरह तरह के टैक्स रेट से उसको सिंगल फॉर्म में कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स को कंसोलिडेट। इम्पैक्ट कहाँ पे आया, इंक्रीज हुए कंप्लायंसेस, बूस्ट किया लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे देखो पढ़ पाई,
ठीक है, गवर्नमेंट के पास अब देखो पहले ये था कि बहुत सारे टैक्स रेट्स थे, बहुत सारी चीजें थी, कभी वैट है, कभी तरह तरह की चीजें, हर चीज के अलग अलग प्रोसीजर है। तो देखो यहाँ पे ना ब्लैक मनी बहुत जनरेट होती थी क्योंकि लोग पैसा घुमा देते थे इधर उधर। अब देखो सिंगल फ्रेमवर्क है, इनडायरेक्ट टैक्स हमें पता है कि किस चीज पे कितना लगना है, तो बहुत चीजें ना कम हो पाई। अभी भी देखो कहने को होती हैं चीजें, बट जितनी उस टाइम पे होती थी ना उससे बहुत 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 कम है, राइट। सो दीज आर दी थिंग्स। इसके बाद रेमिटेंस में देखो सिंप्लीफाई हो पाया, स्पीड अप हो पाई चीजें, एंड डिजिटल हम मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। मेड इन इंडिया है, ग्लोबल लीडर्स इन रियल टाइम एंड डिजिटल पेमेंट्स। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने क्या करा कि स्ट्रेस्ड एसेट्स एफिशिएंटली रिजॉल्व किए, हेल्प करता है रिकवर बैड लोन्स एंड क्लियर करता है बैंक्स की बैलेंस शीट, राइट। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है रेगुलेटर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। कितने रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो इंश्योर करते हैं स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर इन दी फाइनेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहले आते हैं भाई हमारे आरबीआई, भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द होल कंट्रोलर ऑफ ऑल दी बैंक्स, जो रेगुलेट करेगा, चीजों को ध्यान रखेगा कि कुछ भी गलत तो नहीं हो रहा है बैंक्स के अंदर। ओवरव्यू क्या है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ, ये 1 अप्रैल 1935 में इसको एस्टेब्लिश किया। नेचर क्या है इसका, ये सेंट्रल बैंक है भाई इंडिया का। जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं सब किसके अंडर ऑपरेट कर रहे हैं, आरबीआई के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं जी। लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसमें, लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर जितने भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका भाई, मुंबई में है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें रेगुलेट करने हैं इशू ऑफ बैंक नोट्स, ठीक है। आप आरबीआई के पास नोट छापने का राइट है, ठीक है, दे कैन इशू नोट्स। मेंटेन करता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं मार्केट में। ऑपरेट करते हैं करेंसी को एंड क्रेडिट सिस्टम बना के रखते हैं कंट्री के अंदर। फॉस्टर करते हैं इकोनॉमिक की ग्रोथ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। देखो कुछ भी कंसर्न आता है ना, कुछ भी चीज आती है तो आरबीआई के थ्रू ही गाइडलाइंस जारी की जाती है। कुछ भी जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया या फिर कुछ भी चीज A to Z है बैंक्स के अंदर, कोई गाइडलाइन पास करनी है तो आरबीआई के थ्रू ही होती है, जिसकी वजह से क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि वो देखते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, क्या नहीं चल रहा है, क्या थ्रेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या पॉजिटिव चीजें हैं, दे मतलब सभी चीज को रेगुलेट करते हैं। अब देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के। मॉनेटरी अथॉरिटी होती है ये, सबसे पहले तो कंट्रोल करती है हमारा मनी सप्लाई एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी को। यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये सारे आपने पढ़े हैं ना, कहाँ पढ़े हैं बताओ, ये आपने पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर अंडर योर 12th क्लास, पढ़े हैं ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। कितना कैलकुलेशन लगता है आपने ये भी पढ़ी है। अगर आपको नहीं है क्लियर तो 12th क्लास की जो बुक है उसको ओपन करो, राइट, उसमें ये सारे रेशियोज लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वहां से जाके पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो हल्के से रेशियोज की क्या है कैसे नहीं निकालते हैं, बस दैट्स ऑल। एम्स करता है टू मेंटेन दी प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी रह पाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे होती है। इशूअर ऑफ करेंसी है, एज वी नो दैट ये सोल अथॉरिटी है, एक अकेली ऐसी अथॉरिटी है जिसको करेंसी नोट को इशू करने की राइट्स है इंडिया के अंदर, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। लेकिन 1 रुपीज के नोट जो है वो इशू किससे किए जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। जितने भी नोट्स है वो देखो आरबीआई इशू कर सकता है, लेकिन 1 रुपी का नोट जो है वो इशू किसके द्वारा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू होगा। कंट्रोल करता है करेंसी सर्कुलेशन को ताकि मेंटेन कर पाए कॉन्फिडेंस इन दी करेंसी। इसके बाद है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई क्या है, बैंक है किसके लिए, गवर्नमेंट का भी बैंक है, मैनेज करता है गवर्नमेंट की जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती है ना उनको, हैंडल करता है पब्लिक डेट को एंड गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, मैनेज करता है इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो सबको ये डाउट रहता है कि भाई हमारे अकाउंट तो गवर्नमेंट चेक कर रही है, गवर्नमेंट का अकाउंट कौन चेक कर रहा है जी, तो गवर्नमेंट का अकाउंट चेक कर रहे हैं आरबीआई, राइट। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं गवर्नमेंट्स की वो कौन मैनेज करता है, आरबीआई मैनेज करता है। हैंडल करते हैं पब्लिक डेट को, गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करता है, इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर कोई लानी है तो ही चीज मैनेज करता है आरबीआई।
रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर्स क्या होते हैं बैंक्स की, ये रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कमर्शियल बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंक्स को। जितने भी बैंक्स है ना सारे रेगुलेट करते हैं आरबीआई जी, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज का नहीं करिए, अनऑर्गेनाइज जो होते हैं वो तो देखो बोल ही रही है कि अनऑर्गेनाइज्ड है हम। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, प्रोटेक्ट करते हैं डिपॉजिटर्स की जो भी मनी होता है उनको, इशू करता है बैंकिंग लाइसेंस को, मॉनिटर्स करते हैं बैंक्स के कैपिटल एडिक्वेसी एंड एसेट की क्वालिटी को। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो आरबीआई क्या है, मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है ना सारा कुछ कौन देखते रहते हैं, आरबीआई देखते रहते हैं। एडमिनिस्टर करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा जिसको हम कहते हैं, रेगुलेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम पे कितनी है, फॉरेन ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है, मेंटेन करता है स्टेबिलिटी इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी। डेवलपमेंट रोल है इसका, प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी को, फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, प्रमोट करता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। तो देखो ये जो लेक्चर्स है ना ये थोड़े से डिटेल्ड वर्जन में है, ठीक है, तो आपको में भी बहुत ज्यादा डिटेल लग रहे हो, तो ऐसा नहीं है। देखो मेन जो चीज है ना वो ये याद रखी जाती है, ये इसको याद किया जाता है, ये जो चीज है ना ये आप खुद भी बना लोगे। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या काम करता है भाई, मैनेज कर रहा है किसको, फॉरेक्स को। अब फॉरेक्स को मैनेज कर रहा है तो क्या क्या चीज दिखेगा भाई, रिजर्व कितना है कितना नहीं है, क्या ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, किसके द्वारा इसको किया जाता है, कौन सा एक्ट फेमा है भाई, रेगुलेट करता है इस चीज को, देखता रहता है। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो ये सारी चीज जो है समझने वाली होती है, देखो याद नहीं करनी इनको, याद करने वाली ये चीजें हैं, डेवलपमेंट रोल। इसके बाद है आपका जी रेगुलेटर ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम, रेगुलेट करता है पेमेंट सिस्टम जैसे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस जिसको हम कहते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड एनईएफटी कहते हैं, या फिर यूनिफाइड पेमेंट जिसको हम यूपीआई कहते हैं। तो क्या है, ये रेगुलेट करता है पेमेंट सिस्टम सारे के सारे जो भी रियल टाइम चल रहे हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक है या फिर यूपीआई है। प्रमोट करता है सेफ एंड एफिशिएंट पेमेंट मेथड हमारे वर्क करे, कुछ भी इरेगुलर नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है, आरबीआई मेंटेन करता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को कि ज्यादा महंगाई ना बढ़े, इंश्योर करता है कि एडिक्वेट लिक्विडिटी बनी रहे मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी का मतलब होता है इजी टू कन्वर्ट इन कैश। ये एक्ट करता है एज अ लेंडर ऑफ फास्ट रिजॉर्ट टू बैंक्स, प्रमोट करता है ग्रोथ थ्रू फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, मेंटेन करता है पब्लिक का कॉन्फिडेंस इन दी बैंकिंग सिस्टम। राइट, ये सारी क्या है इसके सिग्निफिकेंस है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम सेबी कहते हैं, सेबी किसके लिए काम करता है भाई, सेबी काम करता है हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए काम करता है, सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर लाइक दिस। ओवरव्यू देख लेते हैं, एस्टैब्लिश कब हुआ 1988, स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया 1992 के अंदर हुआ ये। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये सेबी एक्ट 1992 के जितने भी फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग सेबी जी काम करते हैं। हेडक्वार्टर का है, इनका भी हेडक्वार्टर जी मुंबई में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स है ना मार्केट के अंदर उनके इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इन सिक्योरिटीज, प्रमोट करना है डेवलपमेंट किसकी, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, रेगुलेट करना है सिक्योरिटी मार्केट को। फंक्शंस क्या है सेबी जी के, देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो देखो यही है, प्रोटेक्ट करना है आपको किसका, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है, फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए किसमें, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, प्रिवेंट करना है कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टर जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पोर्टल। रेगुलेटर है, रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज की तरह एक्ट करता है, रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रार, म्यूचुअल फंड्स, अदर मार्केट इंटरमीडियरीज को। तो जैसे आरबीआई वर्क करता है ना इन केस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड ऑल, तो वैसे ही सेबी काम करते हैं हमारे सिक्योरिटीज के अंदर, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर। ग्रांट करता है रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस देता है उनको, मॉनिटर करता है कि उनके जो कंडक्ट है सारे सही हो रहे कि नहीं हो रहे। तो जितने भी हमारे ब्रोकर्स है ना, ब्रोकर्स जैसे कि फेमस जो है ग्रो है आपके, ये जीरोदा है, ये सारे किससे कनेक्टेड है, ये सारे कनेक्टेड है सेबी से। कुछ भी अगर ये गलत करेंगे तो जवाबदेही किसके होंगे, सेबी को उनको जवाब देना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज रहता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट ये सारी चीजें सेबी जी करते हैं, ठीक है।
सी है आपका रेगुलेशन फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। सो रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, इसमें क्या होता है, रेगुलेट करता है इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज टू दी पब्लिक, ठीक है, इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज टू दी पब्लिक, मॉनिटर करते हैं डिस्क्लोजर लिस्टेड कंपनीज को ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, रेगुलेट करता है टेक ओवर्स एंड मर्जर को, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रिवेंट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, इम्प्लीमेंट करता है रूल्स ताकि हम क्या कर सके, मिसयूज ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सके, वो चीज लीक ना हो, कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशंस, इम्पोज करता है पेनाल्टीज अगर कोई भी वायलेशन हो रही है इन चीजों में, प्रमोट करता है मार्केट के डेवलपमेंट को, एंकरेज करता है न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रा को, फैसिलिटेट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम एंड डीमेटेरियलाइजेशन को। सिग्निफिकेंस क्या है कि सेबी जो है वो इंक्रीज किया है इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को एंड मार्केट की इंटीग्रिटी को। ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, हेल्प करता है इंडिया जो है वो रैंक करे बेटर इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट करता है मैनिपुलेशन, इंश्योर करता है फेयर ट्रेडिंग यहाँ पे रहे। थर्ड है आपका इशुएंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, जिसको हम IRDAI भी कहते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। लीगल फ्रेमवर्क ये थे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंदर ये काम करे। हेडक्वार्टर इसका यहाँ पे हैदराबाद में है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसका क्या करेगा, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, रेगुलेट करेगा, प्रमोट करेगा, इंश्योर करेगा ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ब्रिंग करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म। फंक्शंस क्या हैं आपके IRDAI के अकॉर्डिंग, ये रेगुलेशन करते हैं, लाइसेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट करता है लाइसेंस टू इंश्योरेंस कंपनीज, एजेंट, ब्रोकर्स एंड इंटरमीडियरीज, मॉनिटर करता है सॉल्वेंसी, मार्जिन्स को एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस को, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को देखते हैं, इंश्योर करता है कि फेयर ट्रीटमेंट रहे टू पॉलिसी होल्डर जिन्होंने पॉलिसी ली है इंश्योरेंस की, इंश्योर करता है डिस्क्लोजर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन रहे, जितने भी देखो इंश्योरेंस लेते हैं ना पर्सन, जितने भी इंश्योरेंस करवाया होगा तो उसमें ना देखो टर्म्स लिखी रहती हैं, तो यही चीज है कि IRDAI क्लियरली कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने टर्म्स एंड कंडीशन को जो भी है। बाद में आप नहीं बोलोगे भाई इस केस में हम नहीं देते हैं अपना इंश्योरेंस, ठीक है, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपको बताने पड़ेंगे, किसको, जो भी वो लाइफ इंश्योरेंस, जो भी वो इंश्योरेंस खरीद रहा है, जो भी आपका कंज्यूमर है। रिजॉल्व करता है कंप्लेंट्स थ्रू कंज्यूमर ग्रीवेंस मैकेनिज्म के थ्रू। मार्केट डेवलपमेंट, इंकरेज करता है न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, इनोवेशन को, प्रमोट करता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को एंड अवेयरनेस को, कोऑर्डिनेट करता है जितने भी गवर्नमेंट की लॉन्च सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स होती है ना, लाइक PMGBY, PMSBY उनको, ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च होती हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करते हैं। फाइनेंशियल ओवरसाइट, रेगुलेट करते हैं प्रीमियम रेट्स, पॉलिसीज, कंडीशन को, इंश्योर करता है एडिकेट रिजर्व रहे क्लेम पेमेंट्स में, कंडक्ट करता है इंस्पेक्शन एंड ऑडिट करती है जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, प्रमोट करता है कंपटीशन को, इंश्योर करता है कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस मार्केट विद मल्टीपल प्लेयर्स, प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर्स को फॉर मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस को। सिग्निफिकेंस क्या है इसके, सिग्निफिकेंस यही है कि IRDAI जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में, विद मैनी प्राइवेट एंड फॉरेन इंश्योरेंस, इंक्रीज करता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड वाइडन करता है कवरेज को, इंश्योर करता है स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट इन द इंश्योरेंस मार्केट। इसके बाद है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम PFRDA भी कहते हैं। ओवरव्यू क्या है कि एस्टैब्लिश हुआ 2003 में, स्टैट्यूटरी स्टेटस ग्रांटेड हुआ 2013 में। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट है अथॉरिटी एक्ट के अंदर 2013 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रेगुलेट करता है, डेवलप करता है पेंशन फंड्स को, प्रमोट करता है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को, प्रोटेक्ट करता है सब्सक्राइबर इंटरेस्ट अंडर पेंशन स्कीम। फंक्शंस क्या हैं आपके PFRDA के, फंक्शंस यही है कि रेगुलेशन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं पेंशन फंड मैनेजर्स को, इंटरमीडियरीज को एंड पेंशन स्कीम्स को जो भी चल रही हैं, इशू करता है लाइसेंस को, मॉनिटर फंड परफॉर्मेंस को, रेगुलेटरी स्कीम्स जो भी होती है ना, जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर अटल पेंशन योजना, ये सबको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं।
प्रमोट करते हैं पेंशन की कवरेज को, प्रमोट करते हैं अडॉप्शन ऑफ पेंशन स्कीम अक्रॉस द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, एक्सपैंड करती है पेंशन कवरेज टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। सी आपका प्रोटेक्शन ऑफ सब्सक्राइबर इसको बोलते हैं, एंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन इन्वेस्टमेंट एंड फीस को, प्रोवाइड करता है ग्रीवेंसेस रिड्रेशल मैकेनिज्म, मैंडेट करता है डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर्स की एजुकेशन को, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन एंड एडवाइजरी, एडवाइस करता है जितने भी गवर्नमेंट है ऑन पेंशन पॉलिसीज, डेवलप करता है फ्रेमवर्क फॉर सबसे सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट पेंशन सिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे? सिग्निफिकेंस यही है कि ये रेवोल्यूशनाइज्ड है द पेंशन सेक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम, हेल्प करता है टू क्रिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन ओल्ड एज। ठीक है, जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं उनकी जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंकरेज करता है लॉन्ग टर्म सेविंग्स को एंड इन्वेस्टमेंट्स को, एक्सपैंड करता है पेंशन कवरेज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। राइट, अब देखो ये सारी चीजें क्या है आपको टेबल में दे दी है ताकि रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 4 चीजें अभी हमने पढ़ी हैं। कौन है ये? रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, रेगुलेटरी बॉडीज कह लो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज कह लो। सेक्टर कौन कौन से सेक्टर रेगुलेट करते हैं? आरबीआई जो है जितने भी बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसीज है उनको रेगुलेट करते हैं, सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते हैं, आईआरडीए इंश्योरेंस के लिए बना गया है, पीएफआरडीए जो है वो पेंशन के लिए बना है। कब एस्टेब्लिश हुए थे ये? 1935 में, सेबी 1988 में, आईआरडीआई 1999 में, पीएफआरडीए 2003 में। की रोल्स क्या है? आरबीआई क्या करेगा? मॉनिटरी करेगा पॉलिसीज को, बैंक की रेगुलेशंस को, करेंसी इशुएंस को। मेजर इंपैक्ट किसमें रहता है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी में, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस में। सेबी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं सिक्योरिटी मार्केट्स एंड प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखते हैं, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये क्या करते हैं? आईआरडीआई रेगुलेट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को एंड प्रोडक्ट्स को, इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ एंड कंज्यूमर का प्रोटेक्शन में इंपैक्ट पड़ता है। रेगुलेट करते हैं पेंशन फंड्स को एंड स्कीम्स को, पीएफआरडीए, एंड प्रमोट करते हैं पेंशन कवरेज एंड रिटायरमेंट सिक्योरिटीज को। इसके बाद रोल एंड इंपॉर्टेंस देख लेते हैं रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है, तो ये थोड़े से शॉर्ट में है क्योंकि इतना सारा चीज तो हमने देखो पढ़ ही लिया है, तो उससे हमें आइडिया हो गया है। तो यही इसमें रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के रोल या फिर इंपॉर्टेंस कह लो कि स्टेबिलिटी बना के रखते हैं, बिकॉज ये सेफगार्ड करते हैं इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को फ्रॉम द क्राइसिस। इसकी वजह से देखो क्राइसिस नहीं आ पाते। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर या फिर इन्वेस्टर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉड के अगेंस्ट, मिस सेलिंग के अगेंस्ट या फिर एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट। प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी को, तो रेगुलेटरी बॉडीज इन्फोर्स करते हैं सभी को टू डिस्क्लोज द नॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन करते हैं फेयर कंपटीशन रहे मार्केट के अंदर, प्रिवेंट करते हैं मोनोपोलीज क्रिएट ना हो, एंकरेज करती है हेल्दी कंपटीशन, एंकरेजिंग इनोवेशन एंड ग्रोथ बाय सेटिंग अ क्लियर रूल्स, दे फोस्टर कॉन्फिडेंस फॉर बिजनेस टू इनोवेट, बिल्डिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो ये वेल रेगुलेटेड मार्केट है ताकि अट्रैक्ट करती है डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कंप्लायंसेस एंड अकाउंटेबिलिटी रहती है, कुछ भी चीज अगर ऊपर नीचे हुई तो देखो आंसरेबल सबसे पहले कौन होते हैं? रेगुलेटरी बॉडीज हुई होती है। ठीक है, दे इंश्योर एंटिटीज कंप्लाइज विद लॉ एंड अनएथिकल स्टैंडर्ड। चैलेंजेस फेस्ड बाय रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, क्या चैलेंजेस हैं जो फेस किए हैं किसने? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के थ्रू। की पेस है विद रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस लाइक फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स, बैलेंस करता है रेगुलेशंस को विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोऑर्डिनेशन रहता है अमंग मल्टीपल रेगुलेटरी, कैपेसिटी है टू कंस्ट्रेंट्स इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट, डील करता है ग्लोबल इंटर कनेक्टेडनेस एंड क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशंस को, इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसीज एंड रिड्यूसिंग रेगुलेटरी कैप्चर और करप्शन को। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के आगे आते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट एंड ट्रेंड क्या है? रीसेंट डेवलपमेंट में आपके रेगटेक है जो अडॉप्शन ऑफ एआई किया है, किसने? मशीन लर्निंग फॉर बेटर सर्विलेंस, यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटरी अप्रोच, डिस्कशन हुई है सेटिंग अप दी यूनिफाइड और अम्ब्रेला रेगुलेटर्स, फोकस किसमें की गई है? डाटा प्राइवेसी विद डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ, रेगुलेटर आर फोकसिंग ऑन कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन, फिनटेक रेगुलेशन, न्यू फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल एसेट्स एंड पेमेंट सिस्टम, कंज्यूमर सेंटिंग रेगुलेशन, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड एजुकेशन। ये सारे क्या है? रीसेंट डेवलपमेंट्स है या फिर ट्रेंड्स है जो कि मार्केट के अंदर चल रहे हैं।
इसके बाद है आपका कमर्शियल बैंकिंग। तो कमर्शियल बैंकिंग क्या होते हैं, पढ़ते हैं वन बाय वन। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सॉरी या सो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ये करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड करते हैं लोन एंड एडवांसेस टू इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट। दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी बाय एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरीज बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर। ठीक है, तो ये क्या कौन काम करते हैं, कमर्शियल बैंक काम करते हैं। डेफिनेशन, एक कमर्शियल बैंक क्या होता है, इज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है जो परफॉर्म करता है बैंकिंग ऑपरेशंस को, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड ऑफरिंग अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पब्लिक। प्राइमरली इनका एम होता है टू अर्न द प्रॉफिट। रोल क्या होता है कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक जो है यहाँ पे सेवरल क्रूशियल फंक्शंस जो है यहाँ पे सपोर्ट करते हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ रहे एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन जो रहता है वो होता है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट। ठीक है, तो बैंक एक्सेप्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो करंट डिपॉजिट क्या होता है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है, इसमें इंटरेस्ट पे होता है एंड एनकरेज करता है पीपल को टू सेव। फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें आप डिपॉजिट करते हो फॉर फिक्स्ड टेन्योर एट अ हायर इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। डिपॉजिट्स प्रोवाइड करते हैं बैंक्स विद फंड टू लेंड एंड इन्वेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एडवांसिंग लोन एंड क्रेडिट। तो सबसे पहला फंक्शन तो एक्सेप्ट डिपॉजिट का हुआ एंड दूसरा क्या है, लोन प्रोवाइड करना। तो बैंक क्या करते हैं, जो भी आप सेव करते हो ना बैंक के पास, वो देखो अपने पास नहीं रखता, वो क्या करता है, पैसे को आगे भेज देता है, सर्कुलेशन मोशन में वो रहता रहता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आगे बोरोवर्स को दे देते हैं और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एंड यही चीज है उनकी कमाई का जरिया। राइट, टाइप्स ऑफ लोन क्या है यहाँ पे, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मीट करता है टू वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन्स क्या होते हैं, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कंज्यूमर लोन जो होते हैं जैसे कि पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, ठीक है, ये कंज्यूमर लोन्स होते हैं। बैंक्स जो है इससे क्या करती हैं, इंटरेस्ट अर्न करती हैं फ्रॉम लेंडिंग एक्टिविटी एंड उसी में से देखो जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं ना उन्हीं को इंटरेस्ट देती है, अपने जेब से नहीं देती हैं। बैंक्स देखो, बैंक्स अर्न करेंगे तभी तो आगे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड उसी में उसको फिर अपना प्रॉफिट भी करना होता है बिकॉज एम्प्लॉइज के खर्चे सारी चीजें उनको देखनी पड़ती है। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं बैंक्स के, कि क्रेडिट क्रिएट करना। बैंक्स जो है वो क्रिएट करते हैं क्रेडिट बाय लेंडिंग मोर देन द डिपॉजिट दे होल्ड बेस्ड ऑन द रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो देखो आरबीआई के थ्रू ना एक फिक्स्ड है कि भाई इतना आपके पास कैश रिजर्व होना चाहिए एट अ टाइम, इसके बाद आप चाहे उसको छोड़ के जितना ही पैसा लेंड करना है यू कैन डू इट। सो बैंक जो है एक क्रेडिट क्रिएट करके रखते हैं बाय लेंडिंग मोर देन द डिपॉजिट दे होल्ड बेस्ड ऑन द रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्रेडिट क्रिएशन स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बाय प्रोवाइडिंग द फंड टू बोरोवर। एजेंसी फंक्शंस क्या होते हैं, ये एक्ट करता है एज अ एजेंट फॉर कंज्यूमर बैंक परफॉर्मर service such as collection and payments of checks, bills, dividends, fund transfers and remittance करने में help करता है। payment of utility bills and taxes act करता है as a trustee, executor and trustee of estates। जनरल यूटिलिटी सर्विस, इशुएंस ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, प्रोवाइड करता है सेफ डिपॉजिट लॉकर, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हेल्प करता है एंड अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। सो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। इसके बाद है डेवलपमेंट रोल। डेवलपमेंट रोल जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, ब्रिंगिंग अनबैंक पॉपुलेशन इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, सपोर्ट करना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हाउसिंग, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू अ प्रोडक्टिव यूज। सो ये सारे क्या हैं, ये सारे प्राइमरी फंक्शंस हैं अभी तक पढ़े हैं, सेकेंडरी फंक्शंस हैं, राइट, सॉरी सेकेंडरी फंक्शंस आपके यहाँ तक थे। इसके बाद जो ये न्यू डेवलपमेंट रोल्स यहाँ तक थे। इसके बाद जो है हमारे न्यू टॉपिक है, ठीक है, सो यहाँ तक ये आपके फंक्शंस हैं, राइट। इसके बाद है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमारे क्या होते हैं, न्यू टॉपिक है तो कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ से। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन या फिर एडवांस जहाँ पे इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिमेन करता है ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज और मोर
एसेट स्टॉप करता है जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक, द एसेट स्टॉप्स जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक्स, राइट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, लोन होता है फिर एडवांस होता है, वेयर इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल जो है वो रिमेन होता है ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज या फिर ज्यादा, एसेट स्टॉप कर देता है टू जनरेट दी इनकम फॉर द बैंक। टाइप ऑफ एनपीएस कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबस्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं जो एसेट्स हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर मोर और लेस देन 12 मंथ्स। डाउटफुल एसेट्स होते हैं एसेट्स जो रिमेन करें एनपीएस फॉर मोर देन 12 मंथ विद डाउटफुल रिकवरी रहती है। लोन एसेट में क्या होता है, एसेट जहां पे लॉस जो है वो आइडेंटिफाई होता है बट लेकिन राइट ऑफ नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। कॉजेस क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, कि पुअर क्रेडिट अप्रेजल होना या फिर रिस्क असेसमेंट रहना, इकोनॉमिक डाउनटर्न होना या फिर सेक्टरल क्राइसिस आ जाना, विलफुल डिफॉल्ट आ जाना बोरोवर्स के थ्रू, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म होना, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि पॉलिसी चेंज या फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाना। ठीक है, ये सारे क्या है, कॉजेज हैं किसके, एनपीएस के। इम्पैक्ट क्या है एनपीए किसके, कि फाइनेंशियल लॉस आपको होता है, बियर करना पड़ता है, रिड्यूस करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बिकॉज इंटरेस्ट इनकम लॉस पे लगता है, कैपिटल इरोजन, हायर प्रोविजन इफेक्ट करता है बैंक की कैपिटल बेस को, लिक्विडेट क्रंच आना, एनपीएस रिड्यूस करता है फंड अवेलेबल फॉर लेंडिंग, क्रेडिट क्रंच आता है, बैंक जो है यहाँ पे रिलेक्टेंट हो जाते हैं टू लेंड, मना कर देते हैं आगे पैसे देने को, इफेक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, रेपुटेशन रिस्क इफेक्ट करता है कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर टू इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट ऑफ एनपीएस क्या होता है मैनेजमेंट, सबसे पहले प्रिवेंशन मेजर होते हैं, ही रोबस्ट करता है क्रेडिट अप्रेजल, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करता है लोन्स को एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम देते हैं। रिकवरी मेजर क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कर सकते हो, वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हो, आप लीगल एक्शन ले सकते हो उसके अगेंस्ट, राइट, डीआरटी एंड सफारीज एक्ट के थ्रू, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं उनको दे सकते हो। प्रोविजंस नॉर्म्स क्या होते हैं, बैंक सेट एसेट प्रोविजंस अगेंस्ट एनपीएस एज पर दी आरबीआई गाइडलाइन। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है बैंक्स के अंदर, सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिस्क इन बैंकिंग, सबसे पहले क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा होता है, रिस्क ऑफ लॉस होता है ड्यू टू बोरोवर्स फेलियर टू रीपे द लोन्स, देखो लोन ले तो लेते हैं, इसके बाद कई ऐसे बोरोवर्स होते हैं जो पे नहीं कर पाते हैं, तो उसमें सबसे पहला रिस्क आ जाता है। मैनेज होता है थ्रू क्रेडिट अप्रेजल, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन पोर्टफोलियो, कोलेटरल सिक्योरिटीज रिक्वायरमेंट्स देना एंड मॉनिटर करना अर्ली वार्निंग सेगमेंट्स को। इसके बाद होती है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या होता है, ये रिस्क होता है जो अराइज होता है फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वेरिएबल, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स बदलना, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स बदलना, इक्विटी प्राइसेस का बदलना। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बताया मैंने अभी 2-3 चीजें। इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, ये इम्पैक्ट करता है रेट चेंजेस ऑन बैंक्स की अर्निंग एंड नेटवर्थ पे। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में क्या होता है, ये लॉसेस होती है फ्रॉम द करेंसी फ्लक्चुएशन। इक्विटी प्राइसेस रिस्क में क्या होता है, इसमें लॉस होता है फ्रॉम चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस। मैनेज करती हैं हेजिंग, ड्यूरेशन गैप एनालिसिस एंड वैल्यूएशन एट रिस्क, वीएआर मॉडल। ऊपर पढ़ा था ना आपने वीएआर एंड एमटीएम को कैलकुलेट करना, नहीं अभी आप पढ़ोगे, राइट, एमटीएम एंड वीएआर। लिक्विडिटी रिस्क, रिस्क जो बैंक मीट नहीं कर सकते अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को। मैनेज करना, मेंटेन करना, एडुकेट करना लिक्विड एसेट को, कैश रिजर्व्स को, कॉन्टिजेंसीज फंडिंग प्लान को, राइट। ऑपरेशनल रिस्क को, लॉस ड्यू टू फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, ह्यूमन एरर या फिर सिस्टम के फेलियर में या फिर फ्रॉड आ जाने में, ये सारे ऑपरेशनल रिस्क है। मैनेज करना थ्रू इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, डिजास्टर रिकवरी प्लान, इन सब चीजों के लिए। लीगल एंड कंप्लायंसेस रिस्क रहता है इसमें, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम नॉन कंप्लायंसेस विद लॉज, रेगुलेशंस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। मैनेज करना थ्रू रोबस्ट कंप्लायंसेस फ्रेमवर्क एंड लीगल रिव्यूज। रेपुटेशन रिस्क क्या होती है इसमें, रेपुटेशन रिस्क में रिस्क रहता है लॉस का ड्यू टू नेगेटिव पब्लिक ओपिनियंस, राइट। मैनेज करना थ्रू ट्रांसपेरेंसीज, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं बैंक्स के अंदर, रिस्क आइडेंटिफाई करना, रिकग्नाइज करना जितने भी पोटेंशियल रिस्क है फेस किए बैंक, फेस बाय बैंक। रिस्क मेजरमेंट एंड असेसमेंट करना, क्वांटिफाई करना रिस्क यूजिंग अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू। रिस्क को मॉनिटर करना, कॉन्टिन्यूस ट्रैक करो रिस्क एक्सपोजर को। रिस्क मिटिगेशन, टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क, हेजिंग, डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क रिपोर्टिंग, पीरियोडिक रिपोर्टिंग करना टू मैनेजमेंट एंड रेगुलेटर्स को। कैपिटल एडिक्वेसी, मेंटेन करना सफिशिएंट कैपिटल एज पर द बेसल नॉर्म्स टू एब्जॉर्ब द लॉसेस। ये रिस्क को मैनेज करने का फ्रेमवर्क है बैंक्स के अंदर। बेसल कॉर्ड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, बेसल 1 में क्या होता है 1988 में इंट्रोड्यूस करते हो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट
बेस्ड ऑन क्रेडिट सिस्टम। बेस 2 में 2004 के अंदर क्या होता है, एनहांस करते हो रिस्क सेंसिटिविटी को विद 3 पिलर, जैसे कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, सुपरवाइजरी रिव्यू करना एंड मार्केट डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एंड बेसल थर्ड में 2010 से लेकर 13 में स्ट्रेंथन करना कैपिटल के नॉर्म्स, इंट्रोड्यूस करे लिक्विडिटी को, लीवरेज रेशियो, ताकि क्या कर सके, रेजिलेंस को इम्प्रूव कर सके। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, कमर्शियल बैंक्स के इकोनॉमी के अंदर मोबिलाइज करता है सेविंग्स को, प्रोवाइड करता है क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एंड एंटरप्रेन्योरशिप को, फैसिलिटेट करता है ट्रेड को, कॉमर्स को थ्रू पेमेंट सिस्टम, प्रमोट करता है रूरल डेवलपमेंट को, पोवर्टी को, एलिवेशन को, इंश्योर करता है फाइनेंशियल एंड स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। राइट, सो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब एक चीज है स्टूडेंट्स कि आपको ना ये जो यूनिट जो मैं करा रही हूँ, ये देखो लॉन्ग है एंड डिटेल्ड में, ये कर लिया ना आपने, तो आपको कोई भी अदर बुक कुछ भी चीज करने की नीड नहीं है। ये जो नोट्स है इनको देखो, इन लेक्चर्स को देखो एंड देन पीवाईक्यूज लगाओ, यू आर गुड टू गो। बस इतना ही करना है आपने। राइट, तो थोड़ा सा मेहनत करके नोट्स देख लो। आई थिंक आपको थोड़े मोनोटोनस लगते होंगे बिकॉज आई एम नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट और साउंड, ऐसी चीजें मैं नहीं लगा रही हूँ बिकॉज ये जो चीजें देखो प्रोफेशनली मैनर में है एंड आई डोंट थिंक मैं आपको कंटेंट कम दूं और ये सब तामझाम ज्यादा दूं। आई एम फोकसिंग ऑन द कंटेंट। मैं चाहती हूँ कि आपको प्योर कंटेंट मिले, जो भी आपके सिलेबस में है ना चीज, वो डिटेल्ड में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है डेफिनेशन किया, फंक्शन किया, एक ही पॉइंट लिख दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, उस पर बहुत अच्छी एडिटिंग कर दी एंड कर दिया। वो देखो वीडियो देखो चल जाती है, वैसी वीडियो चल जाती है, बट ऐसी जो टेक्स्ट में होती है ना वो ही वीडियोस कम चलती है। बट लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है ना वो इन्हीं चीजों से होता है, बिकॉज आपको पॉइंट्स ही लिखने हैं जाके पेपर में। ठीक है, उनको डिटेल वर्जन में लिखना आना चाहिए। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, वो चीज आप नहीं कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग, जिनको भी नोट्स चाहिए ना, तो दीज नोट्स आर पेड @ 49 रुपीज। ठीक है, सो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पेमेंट कीजिए, मुझे मेल करिए, जो से भी स्पेसिफिक नोट्स आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है, डेफिनेशन, यूनिवर्सल बैंकिंग रेफर करता है टू बैंकिंग सिस्टम जहां पे सिंगल बैंक ऑफर करता है एक वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, मोर अंडर वन रूफ। तो ये क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज है ना जो हमारी अलग अलग यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम्स करते हैं, ये यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है, एक ही छत के नीचे सारे काम करता है। ऐसा कह लो कि एक ही छत के अंदर आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे आपको डिपॉजिट हो, कमर्शियल बैंक हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, कुछ भी चीज हो, सभी की सभी आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी। अब देखो नीड क्या है यूनिवर्सल बैंकिंग की, कि डाइवर्सिफाई करो सर्विसेज को, मतलब कंज्यूमर डिमांड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल फाइनेंशियल नीड्स। किसी को ये चीज करवानी है यूनिवर्सल बैंकिंग के थ्रू, तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब जितनी भी सर्विसेज चाहिए कंज्यूमर डिमांड पे होनी चाहिए भाई, एक सॉल्यूशन पे कुछ भी करवाना है यूनिवर्सल बैंकिंग। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या है, ये ऑफर करता है मल्टीपल सर्विसेज, स्प्रेड रिस्क अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेता है, हेल्प करता है बैंक्स टू कम्पीट विद स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल फर्म्स एंड फॉरेन बैंक, एफिशिएंट करता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। बैंक जो है यहाँ पे लीवरेज कर सकते हैं कस्टमर बेस को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेरिएड सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करता है कम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को टू अनडिजर्व सेक्टर्स। राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फैसिलिटेट करता है कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग मोबिलाइजिंग अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है, इम्पैक्ट इंपॉर्टेंस क्या रह जाती है, इंपॉर्टेंस ये है कि कस्टमर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, सिंप्लीफाई करता है एक्सेस टू मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत ज्यादा आती है बिकॉज बैंक्स कैन सेल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स एंड डिपॉजिट्स टुगेदर। रेवेन्यू जनरेट हो पाता है बिकॉज मल्टीपल इनकम स्ट्रीम करती है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द इंटरेस्ट इनकम। बेटर रिस्क मैनेजमेंट रहता है यहाँ पे बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज रिड्यूस करता है रिस्क को। इनोवेशन प्रमोट करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मेंटेन करता है, ये इनेबल करता है इंडिविजुअल बैंक्स टू compete ग्लोबली बाय ऑफरिंग इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बाद है आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या होता है सीबीएस, डेफिनेशन क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो अलाउ करता है कस्टमर को क्या करना, एसेस करना बैंक अकाउंट को, परफॉर्म करना बैंकिंग ट्रांजैक्शन को फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन अ रियल टाइम बेसिस। यही क्या है सीबीएस का काम है। राइट,
फीचर्स क्या है कि रियल टाइम प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है, इंस्टेंट प्रोसेसिंग कर सकते हो ट्रांजैक्शन अक्रॉस एनी ब्रांच, सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन कर सकते हो, कस्टमर इंफॉर्मेशन सेंट्रली एक्सेसिबल बाय ऑल ब्रांचेस, एनीवेयर बैंकिंग, कस्टमर कैन ऑपरेट अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच थ्रू एटीएम्स, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपको स्पेसिफिक बैंक में जाके ही निकालने मतलब पड़ेंगे। यू कैन मतलब एटीएम्स के थ्रू भी देखो डिपॉजिट भी होने लग गया अब तो आजकल, ठीक है, एटीएम्स के थ्रू होता है, मोबाइल बैंकिंग। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे आप कर सकते हो। अगर कोई नॉलेज लेनी है तो आप किसी भी अपने बैंक के ब्रांचेस में जा सकते हो। ऐसा नहीं है स्पेसिफिक जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया वहीं पे जाना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफिक काम करवाना है तो आपको जाना पड़ता है। वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज मिलती है, लाइक इनेबल डिपॉजिट, विड्रॉल, लॉन्स, फंड ट्रांसफिलिटी एंड अदर सर्विसेज आपको मिल जाती है। इंप्रूव करता है कस्टमर सर्विस, फास्टर ट्रांजैक्शन एंड 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है। रिड्यूस करता है पेपर वर्क को, ऑटोमेट किया है मैनुअल प्रोसेसेस को, रिड्यूस किया है एरर एंड डिलेज को। बेनिफिट क्या है, सीबीएस के ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिल पाई है, स्ट्रीमलाइन किए हैं जितने भी बैंकिंग के प्रोसेसेस होते हैं, रिड्यूस किया है टर्नओवर अराउंड टाइम, कॉस्ट रिडक्शन आ पाई है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसको सेव किया है बाय एलिमिनेटिंग द ब्रांच वाइज रिकॉर्ड कीपिंग, एनहांस करा है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, बिकॉज सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला है क्रॉस ब्रांचेस एंड डिजिटल पेमेंट्स। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फैसिलिटेट करता है बेटर रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस विद द आरबीआई नॉर्म्स, इंप्रूव करता है रिस्क मैनेजमेंट को, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिड्यूस करता है फ्रॉड को। इसके बाद आता है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको हम एनबीएफसी कह देते हैं। तो एनबीएफसी क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्रोवाइड करती है बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन ये बैंकिंग का लाइसेंस होल्ड नहीं करती। एंड ये क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिमांड डिपॉजिट को, लाइक दे कैन नॉट ऑफर करंट और सेविंग अकाउंट्स, राइट। ये होते हैं हमारे एनबीएफसीज। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये लोन एंड एडवांस प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज को, लीजिंग, हायर परचेज, लेकिन ये इशू चेक नहीं कर सकते, ना ही पार्टिसिपेंट हो सकते पेमेंट या फिर सेटलमेंट सिस्टम के अंदर। रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के थ्रू अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, एंड ये प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड क्रेडिट डिलीवरी के अंदर। टाइप्स के होते हैं एनबीएफसीज के, टाइप्स देख लो। एसेट फाइनेंसिंग कंपनी, जिसको हम एएफसी कहते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस फॉर फिजिकल एसेट्स, इसके ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, इन सब चीजों में। लोन कंपनीज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं लोन एंड एडवांसेस। इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती हैं जिसकी प्राइमरली एंगेज होती है इन्वेस्टिंग इन शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज आती हैं जो प्रोवाइड करती हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट स्कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जिसको हम सीआईसी कहते हैं, ये होल्ड करती हैं इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज के अंदर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं एमएफआई के अकॉर्डिंग, प्रोवाइड करती है स्मॉल लोन्स टू लो इनकम ग्रुप्स को। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं जिसको हम एचएफसी कहते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं हाउसिंग लोन्स में। मॉर्गेज गारंटी कंपनीज होती हैं जो प्रोवाइड करती है मॉर्गेज गारंटी को। इसके बाद आते हैं आपके चिट फंड्स, ये कलेक्ट करते हैं सेविंग्स एंड प्रोवाइड करती है लोन थ्रू चिट स्कीम्स। अब देखो कंपैरिजन बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज क्या होता है, फीचर्स क्या है, लीगल स्टेटस क्या है दोनों का, कि ये रेगुलेटर है अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, एंड ये रेगुलेटेड है अंडर दी आरबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट के थ्रू। डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट को, सेविंग करंट, ये जो है नहीं कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है बैंक्स के अंदर, ये पार्ट है पेमेंट सिस्टम का, एंड ये इशू कर सकते हैं चेक्स को। ये पार्ट नहीं है हमारे पेमेंट सिस्टम का, ये इशू भी नहीं कर सकते चेक को। रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसमें सीआरआर मेंटेन होना चाहिए, एसएलआर एज पर दी आरबीआई नॉर्म्स मेंटेन होना चाहिए, इसमें कोई भी सीआरआर या फिर एसएलआर रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने की नीड नहीं पड़ती है। डिपॉजिट कर सकते हैं इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बाय डीआईजीसी, इसमें डिपॉजिट जो है वो इंश्योर्ड रहती हैं। रेगुलेशंस, ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है बाय आरबीआई, ये रेगुलेटेड है बाय आरबीआई लेकिन लेस स्ट्रिक्टिंग नॉर्म्स है, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है इसमें। रेंज ऑफ एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे वाइड रेंज है, इंक्लूडिंग डिपॉजिट, मोबिलाइजिंग लोन, फॉरेक्स पेमेंट, सारी सर्विसेज हमारे बैंक्स देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ लोन में एसेट फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट में ही फोकस किया जाता है। कस्टमर बेस क्या है, इसमें जनरल पब्लिक एंड बिजनेसमैन है। इसमें टिपिकली निश मार्केट्स होती हैं, एसएमई, रिटेल लोन्स होते हैं। एसेस करना लिक्विडिटी को, एसेस करती है आरबीआई, रीफाइनेंस एंड लिक्विडिटी फैसिलिटीज, इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता आरबीआई रीफाइनेंस फैसिलिटीज के अंदर। रिस्क प्रोफाइल क्या रहता है, ये लोअर है ड्यू टू रेगुलेटरी ओवरसाइट के अकॉर्डिंग, जनरली हायर रिस्क रहता है इसमें ड्यू टू बिजनेस मॉडल।
एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे कि SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक्स, इसमें आते हैं बजाज फाइनेंस, LIC, हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, सो ये सारे NBFCs में आते हैं, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बैंक्स एंड NBFCs. तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1. काफी ज्यादा लॉन्ग थी यूनिट एंड काफी ज्यादा नॉलेजेबल भी थी, राइट? सो सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है. मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज PYQ जरूर देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना. पैटर्न समझ में आ जाता है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहे हैं, एंड उसी टाइप से आपको याद करने का जो होता है ना, वो पता लग जाता है कि भाई मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है. So thank you dear students for watching my video. If you like it, please subscribe to my channel for more. Like, कोई suggestion है, कोई doubt है, definitely you can comment down. We will revert you as soon as possible. Right? Bye bye. Take care.